नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। अपना बिहार में खबरों की शुरुआत करते हैं। यूपी के हरदोई में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि देश पर जिहादी सोच रखने वालों की बुरी नजर रही है। उन्होंने कहा कि जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो 2008 में अहमदाबाद में सीरियल धमाके हुए थे। उसी वक्त उन्होंने संकल्प लिया था कि अगर गुनहगार पाताल में भी छुपे होंगे तो भी उन्हें ढूंढ निकाला जाएगा। गुजरात का मुख्यमंत्री के रूप में वहां की सेवा कर रहा था तो उस दौरान अहमदाबाद में भी सीरियल बम धमाके हुए थे और उनका षड्यंत्र तो और शहरों में भी था। मैं उस दिन को कभी भूल नहीं सकता हूं साथियों। और उसी दिन जो लोग इन धमाकों में मारे गए थे, धरती खून से लाल हो चुकी थी। माताएं बहनें के आंसू रुकते नहीं थे। मैंने उस रक्त से गीली हुई इस मिट्टी को उठा करके मैंने संकल्प लिया था कि मेरी सरकार इन आतंकवादियों को पाताल से भी खोज करके सजा देगी। साथियों, आपने देखा है अभी 2 दिन पहले ही अहमदाबाद बम धमाके के दोषियों को सजा मिली है। जो हम भारतीयों को तबाह करना चाहते थे उन्हें अदालत ने सजा सुनाई है। अनेक आतंकवादियों को फांसी की सजा मिली है। दोस्तों, आज मैं विशेष तौर पर इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कुछ राजनीतिक दल ऐसे ही आतंकवादियों के प्रति मेहरबान रहे हैं। ये राजनीतिक दल वोट बैंक के स्वार्थ में आतंकवाद को लेकर नरमी बरतते रहे हैं। ये देश की सुरक्षा के लिए बहुत खतरे की बात है। इसलिए हर देशवासी को इसके बारे में जानना जरूर चाहिए। साथियों, और ये गुजरात में बम धमाके हुए, कभी आपने सुना नहीं होगा। इस बम धमाके कैसे धमाके किए गए थे? 2 प्रकार से किए गए। पहले शहर में एक साथ 50-60 जगह पे धमाके और उसके 2 घंटे के बाद अस्पताल में एक गाड़ी रखी थी, उसमें बड़ा धमाका, ताकि इन लोगों को जब अस्पताल लेके आए, उनके रिश्तेदार आए, अफसर आए, नेता आए, तब वो कार धमाका करे। अस्पताल के अंदर शायद ही पहली बार आतंकवादियों ने धमाका किया होगा। वहां भी काफी लोग मारे गए। लेकिन इन्होंने क्या किया साथियों? इन्होंने क्या किया? यहां समाजवादी पार्टी का जो चुनाव सिंबल है ना, उनका चुनाव का निशान है ना, तो शुरू में जो बम धमाके हुए वो सारे के सारे बम धमाके उन्होंने बम साइकिल पर रखे हुए थे। आप देखिए, साइकिल पे बम रखे हुए थे और जहां लोग सब्जी वगैरह खरीदने के लिए आते हैं वहीं साइकिल पार्क करके चले गए थे और एक समय चारों तरफ ये साइकिलों पर रखे हुए बम धमाके फूटे। मैं हैरान हूं, ये साइकिल को उन्होंने क्यों पसंद किया?
और रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। जहानाबाद से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर जमीन विवाद को लेकर मारपीट हुई है। दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई है। भारी संख्या में इस दौरान पुलिस बल की तैनाती की गई है। मखदूमपुर थाना के इंद्रपुर गांव की घटना है, जहां पर जमीन विवाद को लेकर मारपीट हुई है और दो पक्षों में यह मारपीट हुई है, जिसमें कई लोगों के घायल होने की खबर है। फिलहाल पुलिस दल बल के साथ मौके पर तैनात है और पुलिस हालात को नियंत्रण में करने की कोशिश कर रही है। मखदूमपुर थाना के इंद्रपुर गांव की यह घटना बताई जा रही है। दरभंगा के लहेरियासराय थाना क्षेत्र के खान चौक पर दो गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई। देखते ही देखते मारपीट की घटना गोलीबारी में बदल गई, जिसके कारण इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। फायरिंग की घटना को देखते हुए स्थानीय लोगों ने शोर मचाया, जिसके बाद फायरिंग करने वाले मौके से फरार हो गए। फायरिंग और मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। घटना की सूचना पर पहुंची लहेरियासराय पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच करते हुए वारदात में शामिल एक अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है और अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। घटना का मुख्य कारण आपसी वर्चस्व बताया जा रहा है। अच्छा। 4-5 लड़का एक साथ था। उसके बाद मेरा चाचा का लड़का आया, उसको भी पकड़ के पीटने लगा, गोली चलाने लगा। कितनी गोली चली है? 2-3 फायरिंग हुई है सर। किसी को गोली भी लगी है? नहीं लगी है। उसके बाद क्या हुआ इसमें? कौन था? एक सरजिल नाम का लड़का है, बाकी को नहीं जानते हैं। सरजिल मेरे घर के बगल का है। खान चौक पे जो घटना घटी है उसमें प्राथमिकी दर्ज हुई है और अभी तक उसमें एक व्यक्ति की गिरफ्तारी भी हो गई है और आगे की कार्रवाई चल रही है। उसमें जो बाकी जो हैं उनकी गिरफ्तारी शीघ्र हो जाएगी। वहाँ पे पीने खाने को लेके आपस में ही उनका था विवाद था। चाय के दुकान पे बैठे और छोटे इशू को लेके दोनों ने अपना हम बड़े कि तुम बड़े इस बात को लेके लोगों ने फायरिंग की और एक खोखा भी वहाँ से मिला है। और जो भी लोग हैं वहाँ पे वो सब आपराधिक छवि के ही लड़के थे उसमें। नालंदा के मुरारपुर में दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। दोनों पक्षों की तरफ से ईंट पत्थर चलाए गए। बताया जा रहा है कि जमीन विवाद को लेकर दोनों पक्षों में मारपीट हुई, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। इस मामले में एक पक्ष ने एफआईआर दर्ज कराई है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से नालंदा में ये मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है, जहां पर दो पक्षों के बीच मारपीट होती है और मारपीट के दौरान दोनों तरफ से ईंट और पत्थर चलाए जाते हैं और किसी ने मोबाइल में मारपीट की ये तस्वीर कैद की और उसके बाद इसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसमें आप साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से दोनों तरफ से बिना किसी डर के, बिना किसी भय के एक दूसरे पर पत्थर और ईंट बरसाए जा रहे हैं। और अब बात समारोह में फायरिंग की, जिसकी वजह से कई बार लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं है। ताजा मामला भागलपुर के पीरपैंती का है, जहां एक कार्यक्रम के दौरान कुछ मनचले युवक हाथ में बंदूक लेकर नाचते हुए दिखाई दे रहे। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे डीजे की लाइट में गाने बज रहे हैं और यह युवक उस पर ठुमके लगा रहा है। लेकिन जरा सोचिए, अगर गलती से ये बंदूक चल जाती और गोली किसी को लग जाती तो क्या होता। हैरानी की बात यह है कि वीडियो वायरल होने के बाद भी पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। शायद पुलिस की यही सुस्ती ऐसे मनचलों के हौसलों को बुलंद करती है। कटिहार के आजमनगर ने आग का कहर बरपा है। यहां आग लगने से 3 घर जलकर राख हो गए। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। आग कैसे लगी है ये अब तक साफ नहीं हो पाया है, लेकिन तीनों परिवार का सब कुछ इस आग में जलकर खाक हो गया। कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने जैसे तैसे आग पर काबू पा लिया। हालांकि इलाके में अग्निशमन की व्यवस्था नहीं होने से लोगों में गुस्सा दिखा। गोपालगंज में इंजीनियरिंग के छात्र की घर से बुलाकर हत्या कर दी गई। घटना मांजागढ़ थाना क्षेत्र के नासिक छपरा गांव की है।
वारदात के बाद अपराधियों ने मुजौना नहर के पास शव को फेंक दिया। मृतक की पहचान छपरा गांव निवासी 20 वर्षीय तबरेज आलम के रूप में की गई है। मृतक भोपाल में रहकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता था और हत्या से एक दिन बाद भोपाल जाने वाला था। हत्या के पीछे प्रेम प्रसंग की बात सामने आई है। हालांकि पुलिस फिलहाल कुछ भी बताने से इनकार कर रही है। परिजनों के मुताबिक तबरेज आलम 18 फरवरी की रात 12 बजे किसी अनजान शख्स की कॉल आने पर घर से निकला था और अगले दिन मुजौना नहर के पास तबरेज आलम की लाश मिली। सुबह 6 बजे मालूम हुआ, ग्रामीण जनता हमारे पथरा मौजे के कुछ लोगों ने फ़ोन किया कि देखिए मुजौना और पथरा पुल के बगल में पथरा ग्राम के नदी के किनारे एक अज्ञात लाश को लोग बिगे हुए हैं, ये आप थोड़ा पुलिस को कंफर्म कीजिए। तो मैंने क्या किया, मैं थाना में फ़ोन किया। जी, ये तो सूचना हमें सोशल मीडिया द्वारा मिली है और ये 12 साढ़े 12 बजे के बाद कॉल आया। उसके बाद ये गया घर से निकल के, घर पूछा लो तो बोल रहा है 5 मिनट में आ रहे हैं। और शाम तक सोशल मीडिया द्वारा हम लोग को पता चला कि भाई है मेरा तबरेज आलम और इसका 100 मुजौना के नहर पे मिला। और फिर हम लोग रात में पुलिस स्टेशन गए, वहाँ से गोपालगंज चला गया था। तो फिर अभी करीब 950 करोड़ रुपए के चारा घोटाला मामलों में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। सीबीआई स्पेशल कोर्ट पहले ही चारा घोटालों के सभी 5 मामलों में लालू प्रसाद को दोषी करार दे चुकी है। वहीं सीबीआई के बाद अब प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने चारा घोटाले से संबंधित 2 कांडों को टेकओवर करते हुए मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में केस दर्ज कर लिया है। इन कांडों में दुमका कोषागार से 3 करोड़ 76 लाख रुपए की अवैध निकासी और दुमका कोषागार से ही 34 करोड़ 91 लाख रुपए की अवैध निकासी का मामला शामिल है। प्रवर्तन निदेशालय की एंट्री से लालू प्रसाद की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं, क्योंकि ईडी की टीम मनी लॉन्ड्रिंग एंगल समेत आय से अधिक संपत्ति की एंगल को भी खंगालेगी। दोनों मामलों में चूंकि लालू प्रसाद को सजा सुनाई जा चुकी है, ऐसे में उनकी प्रॉपर्टी को अटैच भी किया जा सकता है। लालू प्रसाद फिलहाल रिम्स में एडमिट हैं। डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ रुपए की अवैध निकासी मामले में मंगलवार को दोषी ठहराए जाने के बाद अभी लालू प्रसाद को सजा नहीं सुनाई गई है। इस मामले में 21 फरवरी को सीबीआई के स्पेशल कोर्ट लालू को सजा सुनाएगी। देखिए, लालू प्रसाद पहुंच चुके हैं, धक्का मुक्की हो रही है। और अब इस पूरे प्रकरण पर बिहार में राजनीति में भूचाल आ गई है। सुनिए नेताओं की क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हैं इस पर। लालू प्रसाद यादव जी आदतन इस तरह की गलत चीजें करने के लिए ही जाने जाते हैं। इससे पहले भी उन पर कई मामले दर्ज हुए हैं, चाहे वो चारा घोटाला हो, आईआरसीटीसी घोटाला हो या अन्य मामले हो। कई मामलों में तो उन्हें सजा भी मिली है। एक तरफ गरीबों के नाम पर राजनीति की और जब सत्ता के शीर्ष तक पहुंचे तो खुद को और अपने परिवारजनों को खूब अमीर बनाया। अब यह नया मामला भी सामने आ रहा है। खैर, जांच होगी, जांच के बाद कार्रवाई भी सुनिश्चित होगी। चारा घोटाले में बहुत बड़ी राशि का हेर फेर हुआ है, इसलिए ईडी ने उसको टेक ओवर किया है और खुद उसकी जांच करेगी। करोड़ों रुपया का मामला बनता है, पैसे का हेर फेर का, इसलिए ईडी उस मामले को जांच करेगी। कोई भी दोषी व्यक्ति हो उसमें, चाहे लालू यादव ही न हो या अन्य लोग हो, उसमें जो दोषी पाए जाएंगे उन दोषियों पर ईडी कार्रवाई करेगी। चूंकि सीबीआई, ईडी अब भारत सरकार का तंत्र नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी के तंत्र बन के काम कर रही है। इसीलिए पुराने मामले में भी एक पर एक केस लगातार लालू प्रसाद यादव जी पे जरना ये स्पष्ट करता है कि सीबीआई हो या ईडी हो, वो अब सरकार का तंत्र नहीं, अब वो भारतीय जनता पार्टी और राजनीतिक दलों के तंत्र बन के मात्र रह गया। आदरणीय लालू प्रसाद जी से उनके विरोधी राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। इसलिए बीजेपी जिस तरह से सत्ता के नशे में बौराई है और अपने राजनीतिक विरोधियों के ऊपर ईडी, आईटी, सीबीआई लगाई है, ये जनता सब देख रही है। आदरणीय लालू प्रसाद जी से तो राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ सकते राजनीतिक विरोधी।
अगली खबर का रुख करते हैं। पटना के तारामंडल में एक ही छत के नीचे देश भर के बुनकरों के हस्त निर्मित प्रोडक्ट की प्रदर्शनी लगाई गई है। प्रदर्शनी में कर्नाटक की कांजीवरम, बनारस की बनारसी साड़ियां, भागलपुर का कॉटन सिल्क, ओडिशा की लेलम सिल्क साड़ियां, मधुबनी पेंटिंग्स के फैब्रिक और कई वैरायटी के प्रोडक्ट उपलब्ध हैं। हस्त निर्मित इस प्रोडक्ट की बिक्री भी जमकर हो रही है, जिसकी वजह से बुनकरों और विक्रेताओं में भी उत्साह देखने को मिल रहा है। प्रदर्शनी का जायजा लिया हमारे संवाददाता रजनीश कुमार ने। पटना के तारामंडल में सिल्क प्रदर्शनी लगाई गई है, जहां पर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और भागलपुर से लेकर बनारस तक के जो बुनकर हैं यानी कलाकार, वो अपना हुनर बिखेर रहे हैं। एक से बढ़कर एक प्रोडक्ट यहां पर उपलब्ध है। तो आपको सबसे पहले हम दिखा रहे हैं कि देखिए, ग्राहक बड़ी संख्या में यहां पर खरीदारी करने के लिए पहुंच रहे हैं। जो प्रोडक्ट है वो आकर्षित कर रहा है ग्राहकों को, और हर बार कुछ न कुछ तारामंडल में जो प्रदर्शनी लगाई जाती है उसमें खास विशेषता होती है। तमाम जगहों के जो बुनकर हैं, कारीगर हैं, यहां पहुंचे हैं। सबसे पहले ग्राहकों से ही हम जान लेते हैं कि कैसा लगा ये जो फेयर है। फेयर मेरा ये लास्ट 4 साल से आ रहे हैं। ऑप्शन सारे अलग अलग ही मिलते हैं। इस बार भी काफी अच्छी शॉपिंग हो गई है हमारी। तो अच्छा लगता है। बिल्कुल, जो हैंडलूम प्रोडक्ट है या फिर जो फैब्रिक्स आप देख पा रहे हैं, कैसा लगा? मैं हर बार ही लेती हूँ, जब भी फेयर लगता है तो जरूर लेती हूँ। स्पेशली कि किसी स्टेट का स्पेशलिटी जो ये लोग डिस्प्ले करते हैं तो वो बहुत ही अच्छा होता है, मार्केट से डिफरेंट होता है और एकदम ही अलग। हमने भी लेंथ लिया है, सूट का लेंथ लिया है मैरिज पर्पज से। यहाँ पे हर एक पर्पज से, जैसे डेली वेयर और ऑफिस वेयर, मैरिज के लिए हर तरह, पार्टी वेयर हर तरह का उपलब्ध है। वो दुकानों में नहीं मिलेगा? नहीं, वो मार्केट से थोड़ा अलग होता है। यहाँ बिहार के भी प्रोडक्ट है यहाँ पर। भागलपुर का कैसा लगा सिल्क वाला मटेरियल? सिल्क मटेरियल अच्छा है, इनफैक्ट बहुत अच्छा है, मार्केट से बिल्कुल अलग है। पहले बनता है बीम में, उसके बाद लूम में चढ़ाते हैं, उसके बाद चलाते हैं, भरना लगता है इसमें। काटते हैं आप? हाँ। और क्या सब प्रोडक्ट क्या तैयार करते हैं आप? प्रोडक्ट का जैसे शर्ट का कपड़ा बनाए, सूट बनाए, साड़ी बनाए, ये सब मटेरियल बनाने के बाद इस पे प्रिंट भी करते हैं। जी सर, मैं सूट, साड़ी, दुपट्टा, फैब्रिक सारा चीज तैयार करते हैं। इसे इसका पहले ताना होता है, उसके बाद फिर भरना लगता है, उसके बाद फिर लूम पे लोड करते हैं, उसके बाद वहाँ चलाया जाता है, उसके बाद फिर जिस हिसाब से कलर निकालना होता है डाई कर लेते हैं, उसका प्रिंट होता है। ये साड़ियाँ वगैरह देख लीजिए, ये तसर की साड़ी अपने हाथ से तैयार किया? जी, सब अपने हाथ से। पूरे परिवार के लोग काम करते हैं एक घर में। बहुत अच्छा है, हमारा तो बहुत अच्छा रहता है। घर से भी जाते हैं और बहुत दूर दूर तक जाते हैं। ये गर्व होता है जब विदेशों में मांग होती है। बहुत। कितना दाम कितना है इसका? शुरुआत कहाँ से? शुरुआत तो है 150 से, और उसके बाद 700, 800, 1000, 1200। क्योंकि वेडिंग पर्पज चलता है। बनारसी साड़ी का डिमांड बहुत ज्यादा होता है। हाँ, हमेशा डिमांड रहता है बनारसी साड़ी का सर। वक्त बदलने के साथ साथ जो आपका व्यवसाय है उसमें घाटा है या फायदा हो रहा है? फायदा ही होता है सर। बिहार ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इसका डिमांड है। यही वजह है कि जो मेले लगे हैं उस मेले में ग्राहक जो है बड़ी संख्या में खरीदारी करने के लिए पहुंच रहे हैं और प्रोडक्ट देखकर काफी संतुष्ट भी हो रहे हैं। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। पटना के चिड़ियाघर में नया मेहमान आया है। मादा जिराफ शांति ने शनिवार को बेबी जिराफ को जन्म दिया है। शांति पिछले 5 दिनों से लगातार डॉक्टर की देखरेख में थी और इसके साथ ही अब पटना में जिराफ की कुल संख्या 6 हो गई है। देश में सबसे अधिक 6 जिराफ मैसूर चिड़ियाघर में हैं और अब पटना जू उसके बराबर हो गया है। और अधिक जानकारी दे रही संवाददाता ऋतु रोहिणी। पटना के चिड़ियाघर में एक नन्हा मेहमान आया है। मैं बात कर रही हूँ बेबी जिराफ की। आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये जो जिराफ दिखाई दे रहा है, इनका नाम शांति है और इन्होंने शनिवार को एक बच्चे को जन्म दिया है जो कि अभी बिल्कुल स्वस्थ है और पिछले तकरीबन 5 दिनों से लगातार शांति को मॉनिटर किया जा रहा था, जिन्होंने एक बेबी जिराफ को जन्म दिया है। और बीते दिनों 2006 में शांति को अमेरिका के सेंट डियागो जू से पटना जू लाया गया था और उस वक्त तकरीबन 3 जिराफ आए थे, जिनमें 2 मादा और 1 नर जिराफ थे। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से वो जो बेबी जिराफ है वो अपनी माँ से दुलार पुचकार कर रहा है, लिपटा हुआ है, चिपका हुआ है और अभी वो बिल्कुल स्वस्थ है। और
दूसरी तरफ का मैं नजारा दिखाऊं तो इस नन्हे मेहमान को देखने के लिए जू में काफी सारे लोग आपको नजर आएंगे। जैसे जैसे लोगों को जानकारी मिल रही है वो इस जू में आ रहे हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि अब पटना जू में तकरीबन 6 जिराफ हो गए हैं और देश भर में अब पटना जो है वो मैसूर के बराबर उसके पास जिराफ हैं। जितने की जिराफ मैसूर जू में हैं उतने ही अब पटना जू में हैं। और मैसूर जू जो है वो उसको कहा जाता है कि वहां पे सबसे ज्यादा जिराफ हैं जिनकी कुल संख्या 6 है। और अब पटना जू में भी तकरीबन 6 जिराफ हो गए हैं। तो इस लिहाज से अब पटना जू में भी सबसे ज्यादा जिराफों की संख्या है। और अब किस तरीके से पटना में जो एक जू में एक नन्हा मेहमान आया है उसके स्वागत में क्या जिराफ कम्युनिटी और क्या पटना के लोग, सभी लोग काफी खुश हैं इस नए नन्हे मेहमान के आने से। न्यूज 18 के लिए ऋतु रोहिणी, कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ। खबरें लगातार जारी हैं, जल्द लौटते हैं। इस न्यूज हेडलाइंस के